ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए आगे हम फिर से आपका एटम एंड मॉलिक्यूल का पार्ट टू लेकर। ठीक है, पार्ट वन हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था। क्लास 9th के लिए मैंने ये टॉपिक स्पेशली बनाया है। चलिए अब हमने एटम के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में बातें करनी है, तो जस्ट अब हम हमारे टॉपिक का अगला पॉइंट है एटम। एटम पढ़ाते हैं। एटम के बारे में आपने पहली क्लासों में बहुत कुछ पढ़ा है। एटम जो होता है वो कुछ इस तरह का, इसकी शेप होती है राउंडेड शेप। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जहां पर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उसके बाद इसके बाहर चारों तरफ ऑर्बिट्स पाए जाते हैं और इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर एक और पार्टिकल होता है जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने देखा था। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल, 9th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर। तो व्हाट इज द एटम? एटम क्या बताया था? तो एटम के बारे में बहुत सारी बातें थी शुरू में। आपने इसका सीधा साधा उत्तर है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है किसी भी मैटर का, कोई भी मैटर आपके पास में है, मैंने बात की थी आपसे, कोई भी मैटर का मतलब जितनी चीजें आपको आपके चारों तरफ दिख रही हैं सब एटम में आती हैं। आप जहां नजर दौड़ाइए वहां जितने भी जो चीजें हैं सारे मैटर कहलाते हैं। और मैटर जो होता है, इसी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहते हैं। तो क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज नोन एज एटम। फिर दूसरी बात, कभी कभी हम जो मैटर है, मैटर की जगह आपने देखा होगा कि कभी यहां पर एलिमेंट भी लिखा होता है, एलिमेंट। तो वो भी वही बात है, कोई अंतर नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट आपके पास में है और एलिमेंट का वह छोटा से छोटा पार्ट जो कि सभी प्रकार के रिएक्शंस में भाग लेता हो, तो एटम क्या होता है? इट टेक्स पार्ट इन रिएक्शंस। यदि रिएक्शंस में भाग ले सके तो हम उसको क्या कहेंगे? जो है एटम कह देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, केमिकल रिएक्शन में भी भाग ले सकता है। अब उसके बाद में आते हैं हम एटम। व्हाट इज साइज ऑफ एटम? एटम साइज ऑफ एटम। देखिए एटम का साइज पहले भी पता है हमको कि बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है इसका साइज, और जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना छोटा होता है साइज ऑफ एन एटम को। यदि हम कल्पना करेंगे तो ये ध्यान रखना कि एटम जो है उसके साइज को यदि देखा जाए तो एक्चुअल में वो रेडियस में नापा जाता है। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है? ये एटम है और एटम के न्यूक्लियस, ये वाला भाग रेडियस, इस पार्ट को हम देखते हैं और ये रेडियस होती है। तो रेडियस को हम यहाँ पर नैनोमीटर में नापते हैं। किस में नापेंगे? नैनोमीटर। नैनोमीटर में नापेंगे। जैसे कि हम बात करें किसी एक एटम को, किसी को भी ले लो, हाइड्रोजन को ले लो, क्योंकि हाइड्रोजन स्टार्टिंग एटम है। तो हाइड्रोजन, क्योंकि H से पर हम इसको लिखते हैं हाइड्रोजन को, इसकी जो एटम की साइज होती है वो होती है 0.037 नैनोमीटर। अब आप सोचिए कितना छोटा साइज है। जबकि यदि नैनोमीटर की बात करें कि नैनोमीटर होता कितना बड़ा है, तो एक नैनोमीटर यदि हम लिखना चाहें, एक नैनोमीटर को यदि हम कन्वर्ट करें मीटर में, तो इजिकल टू 1/10⁹ मीटर। कितना छोटा साइज है, देख लो अपने आप को, बहुत छोटा साइज है। तो इसलिए एक नैनोमीटर कितना हो गया? एक नैनोमीटर बराबर 10⁹ है, ऊपर ले आओ, इजिकल टू 10⁻⁹ मीटर। अब इतना छोटा साइज यदि आपके पास में है
और अब ये तो 1 नैनोमीटर है, यहाँ तो 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो गया, 0.037 नैनोमीटर, बहुत छोटा हो गया। इसका मतलब हम इसको आंखों से भी नहीं देख सकते। दूसरी बात, क्या एटम को देखा जा सकता है? देखिए, एटम को देखने के लिए नॉर्मली आप ये सोच लीजिए कि आप एटम को आप यदि आंखों से देखना चाहें या कोई माइक्रोस्कोप आपके पास हो तो थोड़ा संभव नहीं है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आप इसको नहीं देख पाएंगे। फिर क्या करेंगे हम इसके लिए? तो इसके लिए जो है स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप होता है। स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप मैं आपको बता देता हूं, इसको जरा साफ कर देता हूं। एटम को देखने के लिए STM, कभी कभी पूछ लेता व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STM, तो ध्यान रखना आप इसको क्या कहेंगे, STM क्या होता है? स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप से भी हम डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं, इसकी इमेज बाकायदा कंप्यूटर पे बनती है और एक फ्लो में जब होता है तब इसको कुछ भाग इसको हम देख पाते हैं। तो STM की फुल फॉर्म याद कर लेना, स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि अब एटम आ गया, एलिमेंट भी आ गए। अब इन सभी इतने सारे एलिमेंट हो गए कि इनको किस तरह से कंबाइन किया जाए या इकट्ठा किया जाए, तो उसके लिए फिर उन्होंने एटम को सिंबल के रूप में लेना शुरू किया। तो सिंबल ऑफ एटम, अब अगला पार्ट है सिंबल। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्स के ही एटम है। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स में अब देखिए शुरू शुरू में क्या हुआ कि जॉन डाल्टन तो थे ही, और डाल्टन ने क्या किया, ये मिस्टर डाल्टन जो है इन्होंने सिंबल दिए, लेकिन वो सिंबल जो है ना थोड़े कुछ एटम्स को ही डिफाइन कर पाए, लेकिन एटम जो है एलिमेंट्स की संख्या तो बढ़ती चली गई। अब जब एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती चली गई तो इनके दिए हुए सिंबल्स काम में नहीं आए। आपको बता देता हूं, इन्होंने कुछ सिंबल दिए। किस तरह के सिंबल दिए? देखो, इन्होंने हाइड्रोजन के लिए सिंबल दिया, हाइड्रोजन के लिए इन्होंने सिंबल बनाया, ये एक ऐसा गोला बना दिया और उसमें एक डॉट कर दिया। ठीक है, फिर उन्होंने ऑक्सीजन के लिए सिंबल दिया, ऑक्सीजन के लिए सीधा एक गोला बना दिया, यानी कि चित्रात्मक हो गए, ये एक तरह से चित्रात्मक हो गए। सल्फर के लिए इन्होंने दिया, इस तरह का दे दिया था। ठीक है, अब कार्बन के लिए इन्होंने दिया, एक गोला बनाया और उसको फिर भर दिया, डार्क कर दिया ब्लैक कलर से। इस तरह के यदि सिंबल याद करते रहे तो शायद मुश्किल हो जाएगी। तो फिर इन जॉन डाल्टन के बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे बर्जीलियस। कौन हो गया? जे बर्जीलियस। ठीक है, ये जे बर्जीलियस जो थे ये स्वीडन के साइंटिस्ट थे, स्वीडन देश का नाम है। यहां से इन्होंने जो सिंबल दिया, उन्होंने क्या कहा कि जैसे कोई भी एलिमेंट है जिसका नाम शुरू हो रहा है, कोई भी नाम शुरू हो रहा है, जैसे मान लीजिएगा हाइड्रोजन साहब, स्टार्टिंग करते हैं हम शुरू से ले लेते हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में इन्होंने क्या काम किया कि इसका फर्स्ट लेटर ले लो साहब और वही इसका सिंबल होगा, तो इन्होंने इसका सिंबल क्या बना दिया? H। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने दूसरा कोई एटम लिया जैसे कार्बन। अब एक और देखो, जैसे मान लीजिए हीलियम है, तो इसमें भी पहला अक्षर H है। ठीक है, तो H यदि हम ले लेते हैं, आप सोच के देखो, यदि H हम ले लेते हैं तो इस H में और इस H में हम अंतर ही नहीं कर पाएंगे, दोनों ही एक जैसे हो गए। तो इन्होंने क्या काम किया, इस H को जब दो एक जैसे नाम वाले हो रहे थे जिनका फर्स्ट लेटर सेम था, उनका साथ वाला लेटर भी उन्होंने फर्स्ट और सेकंड लेटर भी ले लिया और HE लिख दिया, तो ये बन गया हेलियम। अब इनमें डिफरेंस कर दिया इन्होंने। तो बर्जीलियस ने बड़े दिमाग से ये सारा काम किया है। तो इस तरह से उन्होंने क्या काम किया, बहुत सारे सिंबल दिए। अब आपको कुछ सिंबल तो आपको वैसे भी पता है, क्योंकि जब इस बड़ी क्लास में आ गए हो तो किस तरह से सिंबल्स होते हैं, जरा कुछ सिंबल्स को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 पर
हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को क्या दे दिया H, हीलियम को क्या दिया He, कार्बन को किससे लिखते हैं C से लिखते हैं कैपिटल लेटर में, नाइट्रोजन को N से लिखते हैं और ऑक्सीजन को O से लिखते हैं। तो इस तरह से ये सिंबल हमारे सामने आ गए। ठीक है, ये तो थे सिंबल साधारण, लेकिन कभी कभी हम लोगों के क्या है, कुछ ऐसे सिंबल भी देखने को मिलते हैं जो कुछ अलग तरह के हैं। जैसे मान लीजिए कभी हमने लिखा देखा सोडियम, सोडियम के लिए लिखना क्या चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने इसको नाम दिया Na। अब Na का तो कहीं इसके साथ बैठता ही नहीं है, तो क्या हुआ, कुछ सिंबल्स इन्होंने लैटिन भाषा से लिए। कौन सी भाषा से लिए भाई, लैटिन भाषा से। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से कुछ सिंबल्स ले लिए। जैसे ये सोडियम है, तो सोडियम जो है ये तो ठीक है, और यहां पर जैसे N है, तो इस ये N क्या हुआ, तो इस N का सोडियम लैटिन भाषा में होता है नेट्रियम। तो अब नेट्रियम का Na शुरू का वर्ड ले लिया, क्योंकि N ले लेंगे तो नाइट्रोजन हो जाएगा, इसलिए Na ले लिया, तो नेट्रियम को इस तरह से बना दिया गया। तो ये कुछ सिंबल इन्होंने ले लिए। अब कुछ लैटिन भाषा के सिंबल्स जो हैं उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको उसमें कुछ चक्कर पड़ता है, तो हम सारे ही देख लेते हैं जितने लैटिन भाषा के कुछ हैं उनको। चलो हम आगे बढ़ाते हैं। अब लैटिन भाषा में कुछ सिंबल है। ठीक है, जैसे कौन कौन से सिंबल हैं आपकी बुक में है, बहुत सारे सिंबल हैं, देखना। ये आप जानते हो, अभी अभी बताया है, सोडियम हो गया। सोडियम के बाद में यदि आप ऐसे देखो Fe, अब Fe को देखते आप समझ जाओगे आयरन है, लेकिन आयरन तो I से लिखा जाता है, ये Fe से लिखा गया है। कॉपर है, ये सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड है, समझ में आ गया। इसी तरह से Hg मरकरी है, तो ये Sn टिन है, स्टेनम, Pb है लेड। तो ये सारे लैटिन भाषा के। तो लैटिन भाषा के क्या होते हैं, तो लैटिन भाषा के नाम देखेंगे तो लैटिन में क्या है, सोडियम को नेट्रियम। और यदि हम हमारे कॉमन भाषा में देखें तो हम इसे क्या कहेंगे, सोडियम। आयरन, ये क्या हो गया, कॉपर। ये क्या हो गया, सिल्वर, चांदी है ना। ये क्या है, यू गोल्ड। ये क्या है, मरकरी। ये क्या है, टिन। और ये क्या है, लेड। अब साहब इनके लैटिन भी लिख देते हैं। तो लैटिन Fe का क्या होगा, फेरम। कॉपर का क्या होगा, क्यूप्रम। इसका क्या होगा, अर्जेंटम। इसका क्या होगा, ओरम। इसका क्या होगा, हाइड्रेजिरम। इसका क्या होगा, स्टेनम। इधर क्या होगा, प्लम्बम। तो इस तरह से लैटिन भाषा के कुछ सिंबल्स जो हैं वो आपको याद करने हैं, और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये हैं सिंबल्स आपके, ये आपके लैटिन भाषा में नाम हो गए, ये आपके कॉमन भाषा में, ये कॉमन भाषा में, ये लैटिन भाषा में, और ये आपका सिंबल। ठीक है, अब देखिए इन सब को जब ये इन्होंने नाम दे दिए, इस तरह से सिंबल दे दिए, इफ देयर वर सिंबल इज गिवन बाय द J.J. Berzelius which is related from the Sweden scientist, or what will happen, there is an institute for chemistry जिसको नेम करता IUPAC। IUPAC एक इंस्टीट्यूट है केमिस्ट्री की, जो कि विभिन्न प्रकार के एलिमेंटों को नाम प्रदान करते हैं, और IUPAC नाम पद्धति है जो हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आगे चल के IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो I
इंटरनेशनल, यू यूनियन, पी प्योर, ए एंड, या इसके साथ में जुड़ेगा अप्लाइड, और सी से हो गया केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC एक संस्था है जो कि क्या करती है, हमारे जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको नामकरण प्रदान करती है, या एलिमेंट्स को नाम, तो उन्होंने इसको मान्यता दे दी, इसलिए ये आज ये नाम चल रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ तक तो था हमारा एटम का कुछ पार्ट, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, एटॉमिक मास के कल हम देखते हैं।